अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 10 की एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं पहले एमसीक्यू क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सॉरी ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर इज इंक्रीज इट्स लेंथ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके लेंथ पे क्या इफेक्ट आता है। ये हम लोगों ने ना टॉपिक पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ इन सॉलिड्स के। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये रॉड है तो अगर आप इसको गर्म करते हैं तो इसकी लेंथ ना थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड है एमसीक्यू, द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ ए मटेरियल इंक्रीजेस। आपके पास यूनिट लेंथ इंक्रीज करे व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड 1 डिग्री सेल्सियस। लेंथ इंक्रीज करना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट को हम नाम क्या देंगे? लीनियर एक्सपेंशन का नाम देंगे। ये हमारे पास हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी थी इन सॉलिड्स में, लेकिन हमने कहा था अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई रॉड है, उसकी लेंथ है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लेंथ इंक्रीज हो तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट आएगा उसको हमने अल्फा से प्रेजेंट किया था और उसको हमने नाम दिया था लीनियर कोएफिशिएंट का। तो ये देखिए लीनियर कोएफिशिएंट, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये रॉड क्या है बच्चे? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की फॉर्म की नहीं है। तो ठीक है, इसमें अगर लेंथ में चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल। Next MCQ है when does what does a liquid turn into once it is evaporated? कहते हैं अगर लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब उसकी इवेपोरेशन हो रही होती है बच्चे। लिक्विड जो है वो गैस में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, वाटर वेपर्स में भी कन्वर्ट हो रहा होता है। दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ए एंड बी। मतलब ये बात तो हम पढ़ते हैं ना बच्चे कि अगर लिक्विड अगर आप इसको हीट अप करेंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे तो लिक्विड से अगली स्टेट क्या होती है? गैसियस स्टेट होती है। तो ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू जाता है। इसी तरह से वेपराइजेशन क्या होती है? वेपरेशन क्या होती है? वेपर्स कब बनते हैं? जब अगर आपके पास लिक्विड है, अगर ये थोड़ा सा हीट अप होना शुरू हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे हाईली एनर्जेटिक, वो क्या होंगे? वो सरफेस से एस्केप करना शुरू हो जाएंगे, तो वेपरेशन भी होना शुरू हो जाएगी। तो दोनों काम होंगे, ठीक है। वेपरेशन वाटर वेपर से बन सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। Or which property determines which how much heat of a solid can absorb before its temperature changes significantly। कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके से हम बता सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है कितनी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा बच्चे? दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी मटेरियल को अपना टेम्परेचर कि अगर 1 kg हमने उसका मास लिया, उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री राइज करवाना है तो हमारे पास उसके लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस हीट एनर्जी को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ लेट गर्म होती है। जैसे ये आपके पास है कि अगर ये मैं मेटल का स्पून रख दूँ या वुड का स्पून रख दूँ तो हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। लकड़ी का जो चम्मच होता है वो जल्दी, ये स्ट्रिक जो है अगर यहाँ पे मैंने रखी हुई, ये जल्दी गर्म नहीं होती, ठीक है। गर्म ये मेटल वाला जल्दी हो जाता है, तो इसकी हीट कैपेसिटी इसको कम चाहिए होती है, तो इसकी हीट कैपेसिटी कम होती है। वुड की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए, वो हमारे पास डिसाइड करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 10.5 हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। सुपर कंडक्टर्स हमने कहा था ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें किसी किस्म की क्लियर नहीं होती, एनर्जी लॉस नहीं होती। हमारे पास तकरीबन लॉस टॉपिक था, ठीक है। इसमें हमने कहा था रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, कोई लॉस नहीं होता अगर आप उसके एक सर्टेन टेम्परेचर पे कूल करवा देते हैं, मतलब उनकी मोशन को फ्रीज करवा देते हैं, पार्टिकल्स की मोशन। तो उसके लिए हमने कहा था हमारे पास हाई टेम्परेचर जो मटेरियल से पहले सुपर कंडक्टर बहुत कम टेम्परेचर पे लिए जाते थे, 4.2 केल्विन पे, 7.2 केल्विन पे। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, तरक्की होती गई, तो हाई टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टर्स लिए जा सकते थे। दैट वाज द मटेरियल जिसको हमने सिरेमिक्स का नाम दिया था। बेसिकली ये मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है। मतलब कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से करंट पास कर सके, सुपर कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से करंट पास करे और किसी किस्म का लॉस ना हो, लॉस बिल्कुल जीरो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। के थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को कौन कौन सी चीज़ जो है अफेक्ट करती है। ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर बात करें तो हमारे पास कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब चेंज कितना आएगा अगर मैंने फाइंड आउट करना है। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया, आपने कितना उसको गर्म किया, उसके रिजल्ट में उतना उसके वेरिएशन आएंगे, उतनी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी। तीसरा प्रोपोर्शनलिटी साइड खत्म किया था तो हमने यहाँ पे अल्फा लिया था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब मटेरियल कौन सा है हमारे पास। हमने कहा था डिफरेंट मटेरियल्स में ना हमारे पास अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज होती है, एक्सपेंशन कितना होगा या डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट होता है, एल्यूमिनियम में डिफरेंट होता है, ब्रास में डिफरेंट होता है, कॉपर। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ओरिजिनल लेंथ कितनी है, आपने टेम्परेचर कितना दिया और हमारे पास आपके पास मटेरियल कौन सा है, ठीक है। क्योंकि हर मटेरियल में एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब लाइक थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या है कि अगर एटम्स जो है वो क्लोजली टाइटली पैक्ड अगर आप हीट एनर्जी देते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपैंड होना। कुछ मटेरियल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो हीट एनर्जी देने पर वो जल्दी एक्सपेंशन नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं।
अगर इसके एग्जैक्टली आंसर की तरफ चले हमारे पास इसके आंसर पे, ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपके पास थर्मल एक्सपेंशन, पहली बात ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कितना था, ओरिजिनल लेंथ थी तो लेंथ कितनी थी। मतलब अगर हम लोगों ने वॉल्यूम के केस में भी एक्सपेंशन देखी थी और लेंथ, ये लेंथ के केस में हमने देखी थी, इससे अगला हमने देखा था वॉल्यूम के लिए, ठीक है। वो कहते हैं ओरिजिनल अगर आप लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ कितनी, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, आप टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, और तीसरा हमारे पास मटीरियल कौन सा है। तो इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपने सिंपली इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि हमारे पास लेटेंट हीट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो स्टेट चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसी होती है कि जो अगर हमारे पास 1 kg सॉलिड है तो उसको मेल्ट करवाना है वाइल टेकिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन होगी। इसके ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर दे रहे होते हैं वो मेल्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो टेम्परेचर राइज नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक बैठे रह के यहाँ से यहाँ तक लिख लें, ठीक है। लाइक इसकी एग्जाम्पल हमने दी थी कि फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरे पास आइस है, एक दफ़ा ये मेल्ट होना शुरू हो जाए, इसके बाद जितनी इसको हीट एनर्जी देगी ये मेल्ट होगी, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब वो जितनी बाकी की बर्फ होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट करवा रहा होगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में। कि एक दफ़ा इसको मेल्ट करना शुरू हो जाए उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसके बाद जितनी हीट एनर्जी दी जाती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टेट चेंज करने के लिए होती है सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको ग्राफिकली हमने देखा था कि अगर स्टार्टिंग में हमारे पास सॉलिड थी, उसका कुछ टेम्परेचर था, आप टेम्परेचर उसका फॉर एग्जांपल आइस है, कोई सॉलिड है, ठीक है, टेम्परेचर उसका बढ़ाते जा रहे, हीट एनर्जी देंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो बर्फ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब अगर बर्फ मेल्ट होना शुरू हो गई, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया भी था कि एक दफ़ा अगर बर्फ इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो हमारे पास उसके बाद जो होता है, एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो गई उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे उसके बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमने शो किया था कि एक दफ़ा हमारे पास अगर बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, लाइक यहाँ पे उसी चीज़ को बता रहा है कि स्टार्टिंग में बर्फ़ थी, ठीक है, आपने टेम्परेचर उसको हीट एनर्जी दी, टेम्परेचर उसको हीट एनर्जी देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे ना, अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे वो बाकी की बर्फ़ को क्या करवा रही होगी, वो मेल्ट करवा रही होगी। इसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसके ऊपर क्या आता है, एक दफ़ा बर्फ़ अगर मेल्ट होना शुरू हो गई है तो आप जितनी फर्दर हीट एनर्जी देंगे वो बाकी की बर्फ़ को मेल्ट करवा रही होगी, बाकी स्टेट चेंज कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी हीट एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हमारे पास अगर इसके एग्जैक्टली आंसर की तरफ चलें तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। उसका फार्मूला भी आगे दे दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू MLF, ठीक है, कि आपके पास मैस के ऊपर डिपेंड करता है और कितनी हीट एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करेगा उसके पर मैस स्टेट चेंज करने के लिए, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है, Q क्या है हीट एनर्जी जो ऑब्जॉर्व करता है, M क्या है मैस है, LF क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब कुछ चीज़ें बच्चे जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जल्दी मेल्ट नहीं होती। तो ये हर प्रॉपर्टी हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं कि कितनी हीट एनर्जी को भी मटेरियल जो है ऑब्जॉर्व करेगा फ्यूज होने के लिए, ठीक है, मेल्ट होने के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा अगर बुक से करना है, और इसके साथ ये वाला फार्मूला कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली की बुक से करना है तो वो आपके पास मुझे इसका ये आंसर भी गिवन है और इसका ये फार्मूला भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं हाउ डज एक्सपेरिमेंट डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन, के कुछ का थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, कुछ का थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। वो मैंने अगेन आपको वो बात बता दी थी कि थर्मल एक्सपेंशन जो होता है ना वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है मटेरियल ही है कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या, कि आप अगर कोई पार्टिकल है, कोई भी मटेरियल है जिसमें एटम्स होते हैं ना वो हमारे पास रेगुलरली अरेंज होते हैं, अगर हीट अप देते हैं तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो दूर दूर चले जाते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, अवे चले जाते हैं, तो एक्सपेंशन कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होता है, मतलब किसी में इनके दरमियान एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होंगी इनके दरमियान फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, किसी में वीक होंगी। जिनमें स्ट्रॉन्ग होगी तो वो ज़्यादा जल्दी नहीं जा सकते, उनको फोर्सेज को ब्रेक करने में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, एक्सपेंशन कम होती है। जिनमें ये वीक होंगी वो जल्दी एक्सपेंशन कर जाएंगे, तो इसलिए मटीरियल टू मटीरियल जो हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो डिफरेंट होता है। इसके आंसर की तरफ चलें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर मटेरियल जो डिफरेंट मटेरियल उनका डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब कुछ जल्दी एक्सपैंड कर जाते हैं, कुछ लेट एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके डिग्री ऑफ एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन जो होते हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट होता है। वही मैंने आपको बता दिया कि हर एटम में या मटीरियल में जो एटॉमिक के एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं किसी में स्ट्रॉन्ग होती है किसी में वीक होती है, कुछ जो है वो जल्दी एक्सपैंड कर जाएंगे, कुछ हमारे पास लेट एक्सपैंड करेंगे, तो हम कहते हैं इनमें थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंट उनको हीट एनर्जी चाहिए होती है एक्सपैंड करने के लिए।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू द कूलिंग प्रोसेस, कि कूलिंग किस तरह से हमारे पास हो रही होती है। इवेपोरेशन में हमने पढ़ा क्या था, हमारे पास इवेपोरेशन में पढ़ा था कि हमारे पास अगर कहीं पे कंटेनर में कहीं पे भी हमारे पास कोई लिक्विड है, फॉर एग्जांपल लिक्विड है, तो हमारे पास हमने कहा था कि जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस से, वो सरफेस से स्केप करना शुरू जाते हैं। जिनकी एनर्जी कम होती है वो बॉटम पे आना शुरू जाते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो सरफेस पे होते हैं, सरफेस से स्केप करना शुरू जाते हैं। तो जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स का निकलना जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास क्या होती है, इवेपोरेशन। मतलब अगर नीचे वाले सारे लिक्विड का टेम्परेचर चेंज ना भी हो, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इनफ एनर्जी कि वो यहाँ से स्केप कर जाते हैं, तो वो इवेपोरेशन होती है। कहते हैं इवेपोरेशन किस तरह से हेल्प करती है हमारे पास कूलिंग सिस्टम में। पहली बात कि अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी या बॉटम में किसी को मॉलिक्यूल को एनर्जी होगी तो वो सरफेस की तरफ चला जाएगा, सरफेस से स्केप करता चलेगा। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस से जाते जाएंगे तो पीछे तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम में हम लोग इसको मोस्ट कॉमनली रिजेंबल करवाते हैं स्वेटिंग के, कि हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर ज्यादा होना तो हमारी बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस के जो पास होते हैं वो एनर्जी लेके ना बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तो पीछे एनर्जी कम रह जाती है, इसलिए हमें ठंडक फील होती है। इसलिए स्वेटिंग में हम कहते हैं हमें कूलिंग थोड़ी सी बॉडी को फील होती है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करा है कि इवेपोरेशन में क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो चले जाते हैं, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी साथ ले जाते हैं, और पीछे जो होता है वो ठंडा रह जाता है। इसमें एग्जाम्पल जो होती है वो बेस्ट एग्जाम्पल स्वेटिंग की होती है, जिसमें हमें कूलिंग फील होती है। ठीक है, ये अर्थ वाला छोड़ दे क्योंकि हमने एसिड नहीं पढ़ा, क्ले वाला तो हमने स्वेटिंग वाला चैप्टर में पढ़ा, तो हम यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है। कहते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अगेन वो पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो उसकी तारीफ करनी है, उसका फार्मूला लिखना है कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कि एक दफ़ा अगर हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद जितनी हीट एनर्जी देंगे वो उसकी स्टेट चेंज करवा रही होगी, लिक्विड से किस में कन्वर्ट करवा रही होगी, गैस में, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आपने ये येलो वाली डेफिनेशन करनी है और साथ में ये वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला फार्मूला लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे लिक्विड था, लिक्विड को आप गर्म करते जा रहे हैं, हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा तो वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जितनी आप हीट एनर्जी देंगे टेम्परेचर सेम रहेगा। यहाँ पे ये देखें टेम्परेचर उसके बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, वो सारी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, उसको गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए चेंज हो रही होती है। तो हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वो सारी की सारी हीट एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवाने के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमारे पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन से मजीद में कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।